Hello students, in this module we are going to see how to find the general solution of trigonometric function. After that we will see Cartesian coordinate and polar coordinates. So let's begin with the lecture. If sine theta is equal to 0, then the general solution is theta equals to n pi. n pi means 180 का मल्टीपल n क्या होता है? तो n इज द इंटीजर का मतलब 0 के राइट साइड ऑल पॉजिटिव नंबर, 0 के लेफ्ट साइड ऑल नेगेटिव नंबर. सो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, थीटा की वैल्यू क्या है? n पाई. एक इसका सोल्यूशन है साइन थीटा इक्वल्स टू 0. थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा हम सोच लेते हैं. जब एक बार फर्स्ट 3 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आगे आप लोग को काफी इजी होगा समझने में. तो इसको मैं समझा देता हूँ कि ऐसे क्यों हो रहा है, कि थीटा की वैल्यू n पाई ही क्यों आई, दूसरी वैल्यू क्यों नहीं आई, n पाई ही क्यों मिला हमको, 180 का मल्टीपल ही क्यों मिल रहा है, दैट वी आर गोइंग टू सी. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं. यू नो गाइस, इन 11th स्टैंडर्ड हम लोगों ने एक यूनिट सर्कल किया था. यूनिट सर्कल का मैंने मीनिंग बताया था. यूनिट मतलब रेडियस 1, ठीक है. सर्कल तो आप समझ ही गए हो, ठीक है. और एक टर्म और उसमें इंसर्ट किया था हमने, स्टैंडर्ड यूनिट मतलब रेडियस. और स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है सेंटर ऑफ सर्कल मस्ट लाई ऑन द ओरिजिन. तो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है. आपका जो सर्कल है उसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस कितना है आपका? 1 यूनिट. यहां से यहां तक, इसको एक पॉइंट दे देते हैं हम लोग a, ठीक है. अब a का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो a का कोऑर्डिनेट होगा 1,0, ठीक है. अब इसके ना अपोजिट, इमीडिएटली इसके अपोजिट साइड चले जाओ. y पे बिल्कुल मत जाना अभी, ठीक है. इसके जस्ट अपोजिट चले जाओ. उसको हम लोग a डैश बोल देते हैं. ये पॉइंट है हमारा a डैश. तो ऑफ कोर्स रेडियस ओ a डैश भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, नो डाउट. बट दिस इज व्हाट टुवर्ड नेगेटिव x एक्सिस, दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेट ऑफ a डैश विल बी -1, ठीक है. ये हो गया तुम्हारा एक्सिस. अब एक काम करते हैं कि y एक्सिस के बारे में भी समझ लेते हैं. तो अगर आप a से शुरुआत करते हो, ऐसे मूव करना, और तुम यहां पे पहुंचते हो, ये तुम्हारा पॉइंट है, अज्यूम कर लो b. तो टोटल कितना एंगल ट्रेवल किया? सेंट्रल एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री. 90 डिग्री. अब रेडियस OB तो ऑफ कोर्स 1 सेंटीमीटर ही होगा, नो डाउट. रेडियस ये जो दिख रहा है OB, ये भी तो वही सेम ही सर्कल है ना. वो भी तो रेडियस ही है, हुआ ना आपका उस सर्कल का. तो OB की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. तो अगर ये तुम्हारा रेडियस 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ B कितना होगा? 0, 1 ना. Why? Because it is your y axis. करेक्ट? यहाँ तक समझे आप लोगों को? यस सर. सिमिलरली इसके अपोजिट साइड में एक इसके बारे में भी देख लेते हैं. सपोज ये तुम्हारा पॉइंट B डैश. तो
ओ बी डैश, ए बी तो तुम्हारा सेंटर ही हुआ, सेंटर एंड ए पॉइंट अगर ऐड करेंगे तो ये टोटल रेडियस ही बन जाएगा। और अगर ये रेडियस बन गया, अगर ये रेडियस बन गया तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश कितना होगा? 0, -1. ओके, आफ्टर हैविंग दिस, अब मैंने बताया था आप लोगों की एक्स एक्सिस जो होता है आपका, दैट इंडिकेट्स कॉस, और वाई एक्सिस क्या इंडिकेट करता है? साइन। अब इसी के बेस पे ये तुम्हारा x है, तुम्हारा y है, तो दिस इज योर cos एंड दिस इज योर sin। यहां पर भी अगर वैसे लिखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी योर cos, दिस इज गोइंग टू बी योर sin, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो दिस इज योर cos, दिस इज योर sin। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लोगे? यस, ओके। अब ये लास्ट वाला भी वैसे ही बता दो आप लोग, यहाँ ये वाला पॉइंट, तो ये तुम्हारा कॉस है और ये है आपका साइन। तो यहाँ पे हमको डिस्कशन किसके बारे में करना है? साइन थीटा इज 0, करेक्ट। तो साइन थीटा इज 0 आपको इस ओवरऑल डायग्राम में कहाँ पे दिख रहा है? तो एक है यहाँ, आप देखो, पहले ऑब्जर्व करो, डायरेक्ट आंसर मत दो, पहले देखो आप। साइन की वैल्यू यहाँ पे एक 0 दिख रही है, दूसरा साइन की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है 0, ठीक है। तो जब आप पॉइंट ए पे हो तो सेंट्रल एंगल कितना बना पॉइंट ए पे? 90 डिग्री। अरे कहाँ 90 डिग्री बेटा? 90 डिग्री तो जब यहाँ से यहाँ मूव करो बी पे मिलेगा ना 90 डिग्री। अब तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ए स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सेंट्रल एंगल आपको 0 डिग्री मिलेगा, राइट। अब उसके बाद फिर आपको यहाँ पे साइन 0 मिल रहा है इस साइड, तो आप यहां से इसे ट्रेवल करते हुए यहाँ पे गए हो, तो टोटल कितना एंगल ट्रेवल किया आपने? 180 डिग्री। 180 डिग्री। सेंट्रल एंगल यहाँ पे कितना बन जाएगा? सेंट्रल एंगल कितना फॉर्म होगा यहाँ पे? 180 डिग्री। डन? यहां तक समझा आपको? ओके, आफ्टर हैविंग दिस, अगर मैं अब यहां से 180 फिर से ऐड कर देता हूं उसमें, 180 में अगर मैं 180 और ऐड कर देता हूं तो फिर से तो टोटल कितना मिल गया आपको? 360 डिग्री, 360। राइट। अब इस 360 में अगर आप 180 और ऐड करते हो, 180 कितना हो जाएगा? जरा ऐड करके देखना। 540। आप लोग कंफर्म करते रहो, ठीक है। बेटा जस्ट एक बात बताओ, अगर मैं फिर से इसमें 180 फिर से ऐड कर लूं तो 720। अब ना आगे रोटेट नहीं करेंगे, अभी फिलहाल हमने 2 रोटेशन कर लिया है। यू नो जनरल सॉल्यूशन का मतलब मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, n नंबर ऑफ रोटेशन। हम कितने टाइम रोटेट करेंगे इसको? n टाइम्स रोटेट करेंगे, राइट। फिलहाल 2 रोटेशन से हम जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, इसे समझ लेते हैं कि भाई है क्या एग्जैक्टली। तो देखो, स्टार्टिंग में पहले 0 डिग्री पे मिला आपको, साइन की वैल्यू 0, फिर 180, फिर 360। बेटा ये 360 क्या है? 360 is nothing but 2 times 180, राइट। फिर आप 540 बोले 180 ऐड करने के बाद, तो इसका मतलब 540 मीन्स व्हाट? 3 times of 180। फिर आप 720 बोले, 720 का मतलब हुआ 4 times of 180। हाँ, ये सारी चीजें हमने डिग्री में रखी थी। अब मैंने पहले भी तुमको समझाया था कि भाई डिग्री अब बोलना बंद कर दो, अब वही सारी चीजें रेडियन में बोलो।
180 को रेडियन में हम क्या बोलते हैं? पाई। इसका मतलब क्या हो गया है? 2 पाई, 2 pi, 3 पाई, 4 पाई, और स्टार्टिंग वाला पाई था और फिर 0। कैन यू सी? अब यही सिलसिला आगे तक चलते रहेगा, रोटेशन ऐसे करते जाओगे तो आगे मिलेगा 5 टाइम्स पाई, आगे और रोटेट करोगे 180 और ऐड करोगे 6 पाई, लाइक दिस वे इट इज गोइंग टू मूव टिल n टाइम्स। तो बेटा ये जो नंबर्स है 0, 1 टाइम्स पाई, 2 टाइम्स पाई, 3 टाइम्स पाई, 4 टाइम्स पाई, इस चीज को अगर हम इन सिंपल लैंग्वेज n टाइम्स पाई बोल दिए और मैं बोल दिया कि n की वैल्यू क्या है? इंटीजर है, तो इंटीजर में दोनों चीजें आ जाएगी। इंटीजर होता क्या है समझ रहे हो? इंटीजर तुम्हारा जो है वो जीरो के आगे 1, 2, 3, 4 ऑनवर्ड ऐसे मिलेंगे पॉजिटिव नंबर, और उसके लेफ्ट साइड यू विल गेट ऑल नेगेटिव नंबर्स। अब देखो, अगर मैंने इस जीरो को यहाँ पे रखा, ठीक है, n की जगह पे 0 रख दिया, तो 0 इंटू पाई कितना मिलेगा बेटा? 0. हाँ, अब देखते 0. जाओ। हाँ, पहली बार 0 मिल गया। अब मैं n की वैल्यू फिर मैंने 1 ले लिया, अब 1 को यहाँ पे रखो तो क्या मिलेगा? 1 पाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पाई मैंने मिलेगा। n की वैल्यू 2 ले लिया, यहाँ 2 पे पाई. 2 2 पाई, पाई देखो नेक्स्ट है कि नहीं? फिर हमने 3 ले लिया, इस 3 को यहाँ पे डाल दिया, आपको 3 पाई मिल गया। 3 पाई यहाँ पे अगर मैंने 4 ले लिया, 4 को यहाँ पे पुट कर दिया, 4 पाई मिल गया। 4 पाई आगे ऐसे सो ऑन n टाइम्स तक जाना है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे सर ये नेगेटिव वैल्यू आपने लिया ही नहीं। अरे भाई, नेगेटिव नंबर के बारे में मैंने क्या बताया था आप लोग को पहले भी, कि नेगेटिव एंगल का मतलब होता है रोटेशन इज इन क्लॉकवाइज। हमने रोटेशन कैसे लिया है? एंटी क्लॉक। एंटी सारे पॉजिटिव मिल रहे हैं, है ना? रोटेशन दो तरीके से हो सकता है, एक एंटी क्लॉक, एक क्लॉक। तो जब हम क्लॉक में घुमाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज लेना पड़ेगा, और एंटी में घुमाएंगे तो क्या मिलेगा? तो प्लस पॉजिटिव। आई होप ये जो मैंने बेसिक अभी आपको समझाया अबाउट दिस साइन थीटा इज 0, वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। यस नो? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो मैंने अभी आपको समझाया, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0 देन जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस, साइन थीटा की वैल्यू 0 आने का जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या होता है? एंगल इज n पाई, मतलब 180 का मल्टीपल, पाई मतलब 180, 180 मल्टीप्लाइड बाई n। n क्या है तुम्हारा? इंटीजर, मतलब आप बोल सकते हो इन सिंपल लैंग्वेज 180 के मल्टीपल पे ऑलवेज साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। दैट्स इट, सिंपल, डन। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको अच्छे से? सिमिलरली सेकेंड पॉइंट भी आपको मैं समझा देता हूं यहां पे। इफ cos theta equals to 0, then the general solution is theta is equal to 2n plus 1 multiplied by pi by 2, where n belongs to integer। अब इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि cos थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो उसका जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 क्यों आता है? तो एक चीज और समझ लो आप, पाई बाई 2 का मतलब क्या? चलो बताओ पहले।
एक एक 90 डिग्री 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री। चलो वेरी गुड, ये आपने बता दिया कि इसका मतलब हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा मुझे कोई बताएगा कि एक 2n+1 का मतलब क्या है? Sir, number of 2 times rotation of and dz plus 1. नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर Number ऑफ of रोटेशन। ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन तो हम कर ही रहे हैं, तो रोटेशन तो है ही। इसका जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जो आंसर, इसके बारे में तुम लोगों ने सही आंसर नहीं दिया है, तो मैं समझा देता हूं कि whenever you will see 2n का मतलब होता है इवन नंबर। इवन नंबर को हम जनरल में, इन जनरल 2n लिखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऑनवर्ड, जो भी इवन नंबर है उसको आप कैसे लिखोगे? 2n। अब जैसे n की वैल्यू तुमने इंटीजर ही बोला गया ना, 0 ले लिए अगर, तो 2 into 0 0, फिर 1 लोगे, 2 into 1 2, 2, फिर 2 n की वैल्यू 2 डालो, 2 2 जा 4, n की वैल्यू 3 ले लिए, 3 2 जा 6, n की 6, वैल्यू 5 ले लिए, 5 2 पहले 4 ले लो, 4 2 जा 8, 8, 5 ले लो, फिर 5 2 जा 10, 10, देख रहे हो, ऑल आर इवन नंबर। वही हमने लिखा है यहाँ पे 2n इन जनरल में। इन जनरल में हम कैसे डिनोट करते हैं? इस पर्टिकुलर टर्म से 2n। क्लियर? अब अगर मैं किसी भी इवन नंबर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं, odd number. कोई भी इवन नंबर है, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा ऑड odd नंबर। number. आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, जैसे 0 था प्लस 1 कर दिया 1 बन गया, ऑड आ गया। 2 था प्लस 1 कर दिया 3 बन गया, ऑड आ गया। 3, प्लस 1 कर दिए 5 मिल गया, 5. ऑड आ गया, लाइक दिस वे। तो आपका कंक्लूजन क्या हुआ यहाँ पे कि 2n+1 इन जनरल में क्या इंडिकेट करता है? odd number. वेरी गुड। अब कैसे आंसर बताया आप लोग, एकदम सही है ना। तो आज के बाद, अच्छा हाँ बेटा एक चीज और, जरूरी नहीं है कि आप 2n में +1 ही करो। आप अगर 2n में इवन में अगर -1 भी करोगे ना तो भी ऑड नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हम ऑलवेज थिंक पॉजिटिव करते हैं, ठीक है नहीं, हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। ओके, तो इन शॉर्ट मुझे बताना था आप लोगों को कि cos थीटा की वैल्यू 0 क्यों होती है और कहां पे होती है, कैसे पता चलेगा। तो मैंने फिलहाल तो लिख दिया कि भाई थीटा इज इक्वल टू 2n+1, और 2n+1 का मतलब मैंने आपको समझा दिया ऑड नंबर। मैंने समझा दिया ये है ऑड नंबर, और ये π/2, π/2 बोले तो 90, मतलब 90. odd number multiplied by 90. So you can say that odd multiple of 90. You can say what? Odd multiple of 90 पे always आपको cos की वैल्यू 0 मिलेगी। सिंपल लैंग्वेज में cos की वैल्यू 0 कहां मिलेगी? odd multiple of 90 पे। डन? अब उसके बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने अभी तक डायग्राम प्रीवियस टर्म का रब आउट नहीं किया है। प्रीवियस वाला जो टर्म था, देखो अब यहाँ पे अब ध्यान से देखना, तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे कि cos की वैल्यू 0 इस जगह पे हो रही है ना। एक किसी का माइक ऑन है, पहले बंद करो फास्ट। ओके, तो cos की वैल्यू 0 देखो यही 2 जगह पे होती है, और कौन कौन से पॉइंट पे? एक B और दूसरा B डैश, है ना। एक B पे और दूसरा B डैश पे। देखो cos की वैल्यू ऊपर 0 दिख रही है, cos की वैल्यू यहाँ पे 0 दिख रही है।
ठीक है, तो यही दो पोजीशन पे ऑलवेज कितनी बार भी रोटेट करो, यही दो पोजीशन पे जब भी पहुंचोगे आपको कॉस की वैल्यू 0 दिखेगी। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि पॉइंट ए था, आप रोटेट करते करते यहाँ पे पहुंच गए, तो यहाँ पे जब पहुंचे तो टोटल कितना सेंट्रल एंगल बना 90 डिग्री, तो पहला पॉइंट आ गया 90 डिग्री। फिर आप यहाँ पे पहुंचोगे, मतलब कितना ऐड किया उसमें 180 ऐड किया, राइट, 90 में तुमने 180 ऐड किया तो यहाँ जाके पहुंचोगे, तो 90 में 180 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 270 डिग्री। अब हमको नंबर ऑफ रोटेशन करना है, फिर से एक बार रोटेट कर लो, मतलब 180 और ऐड कर लो, तो 270 में 180 ऐड करो, बोलो 450 ठीक है, 450 में आप 180 और ऐड करो, 630 डिग्री। ठीक है, इतने में ही कंक्लूजन निकाल लेते हैं। आगे ऐसे ही, अब समझ गए ना, 180 ऐड कर करके हम रोटेशन बढ़ाते जाएंगे, ये 1 रोटेशन हो गया, फिर सेकंड कर लेंगे, फिर थर्ड, ऐसे रोटेशन बढ़ाते जाएंगे। फिलहाल इसी पे कंक्लूजन निकाल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट टाइम जो एंगल मिला था वो था 90 डिग्री, लिख लिया हमने 90 डिग्री। फिर हमको मिला 270, फिर आगे 180 और ऐड किए तो मिला 450, फिर और आगे ऐड किए अगर हमने तो मिला हमको 630। 90 मतलब कि 1 टाइम्स 90, 270 का मतलब 3 टाइम्स 90, 3 टाइम्स ना 90, एंड 450 का मतलब 5 टाइम्स, 630 का मतलब 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, राइट। अब 90 का मतलब मैंने पहले ही समझाया था, इन रेडियन π/2 होता है, तो 1 टाइम्स π/2, 3 टाइम्स π/2, 5 टाइम्स π/2, 7 टाइम्स π/2, लाइक दिस आप रोटेशन n टाइम्स तक कर सकते हो। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे क्या दिखा, ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाई 90, और ऑड नंबर को मैं क्या लिखने के लिए बताया था, 2n+1, 2n+1 ही बोला था ना आपको, मल्टीप्लाइड बाय 90, वही लिखा गया। तो याद रख लेना है आपको कि cos की वैल्यू 0 कहाँ मिलती है, ऑलवेज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे मिलती है। डन एवरीवन? यस सर। चलो वेरी गुड। Yes, तो sir. ये 2 पॉइंट आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। कहीं पे किसी को कुछ डाउट है आप पूछो, अदरवाइज वी विल गो फॉर नेक्स्ट कंसेप्ट। नो? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और समझ लो आप लोग, एक पॉइंट, इफ tan theta is 0, then the general solution theta is equal to n pi, where n belongs to integer. तो tan थीटा की वैल्यू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन भी आपको sin थीटा इज 0 के जैसा ही मिल गया, सेम मिला ना, इसके जैसे, इसके जैसे देखो सेम आया है। क्यों आया सेम, अब उसके बारे में समझ लो। डायग्राम भी आप देख सकते हो, अगर आपको डायग्राम नहीं देखना है तो हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं इसके बारे में, कि ये जो tan थीटा है, in short it is the ratio of sin and cos, sin and cos, okay। अब यहाँ पे उसने बोला है कि tan की वैल्यू 0, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू 0 कब पॉसिबल है, तो पॉसिबल 0 डिग्री होगा।
हाँ, जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगा। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू 0 तभी पॉसिबल है जब उसका न्यूमरेटर 0 हो जाए, बिकॉज न्यूमरेटर में अगर 0 रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रहने दो, 0 अपॉन एनी नंबर इज ऑलवेज 0। तो कहने का मतलब कि tan थीटा का वैल्यू 0 तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा tan थीटा की वैल्यू 0 तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा sin थीटा की वैल्यू 0 हो, है ना? तभी तो 0 अपॉन एनीथिंग विल बी। और हाँ, बोले बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर cos थीटा 0 हो गया तो भाई यू नो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड होता है, तो cos थीटा के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड मत रहना, ठीक है? तो tan की वैल्यू 0 किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? साइन थीटा, है ना? और वो Sin वैल्यू theta। 0, यस, और वो वैल्यू 0 कब होगा? जब साइन खुद 0 होगा। और साइन 0 कब होगा? when theta is n pi, 180 के मल्टीपल में जब होगा। इसीलिए tan थीटा की वैल्यू 0 सेम एज sin थीटा इज 0 के जैसे ही आ रही है। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये रहा तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ 3 जनरल सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज sin थीटा इज 0, second one is cos theta is 0, and third one is tan theta is 0. I hope यहां तक सबको समझ में आ गया है। यस सर। So now we are going to see 6 more general terms जिसकी वैल्यू अगर आपको याद रहेगी तो ये हम लोग सम कर पाएंगे। तो पहला है तुम्हारा द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन थीटा है, थीटा इज अननोन, और राइट में जो साइन अल्फा है, दिस अल्फा इज नोन। ओके, तो थीटा अननोन होता है और अल्फा नोन होता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा। ए थीटा यहाँ पे रहेगा और ए अल्फा यहाँ पे रहेगा। और आपको याद रखना है n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना बहुत जरूरी है। ए पार्ट लिखना ही है किसी भी हालत में, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा। सेम जैसे sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा के लिए हमने थीटा लेफ्ट का अननोन बोला था और राइट का जो अल्फा है ये नोन वैल्यू है। सेम वैसे ही तो cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा where n belongs to integer। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। थर्ड फॉर्मूले के लिए आ जाते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। सेम जैसे मैंने बताया था, थीटा लेफ्ट हैंड साइड में अननोन है, अल्फा नोन वैल्यू होगा। नोन मीन्स एंगल आपको पता होगा, ठीक है? तो इस केस में tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा में आपकी जो थीटा की वैल्यू होती है दैट इज n पाई प्लस अल्फा
where n belongs to integer. ओके, तो ए है तुम्हारा थर्ड, tan थीटा इज tan अल्फा के लिए जनरल सोल्यूशन। फोर्थ में आ जाते हैं। अब इस सारे जो टर्म्स थे साइन कॉस एंड tan वाले, इसके अंदर ना स्क्वायर लगा दो दोनों साइड। द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इज दोनों साइड स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो थीटा होगा, देखो इसको ये याद रखना बहुत आसान है। ये जो tan वाला टर्म्स लिखे हो ना, tan थीटा इज tan अल्फा वाला, n पाई प्लस अल्फा, आपको ना वही लिखना है n पाई, सिर्फ मिडिल में ना प्लस और माइनस दोनों साइन रहेगा, बस इतना ये काम करना है कि यहाँ पे एक माइनस डाल देना है tan थीटा वाले फॉर्मूले में। tan थीटा इज tan अल्फा में जो लिखे हो, जो याद किए हो आपने, थीटा इज n पाई प्लस अल्फा, तो सिर्फ आपको प्लस की के साथ साथ माइनस भी डाल देना है, दोनों साइन रहेगा, ओके। और आ जाते हैं फिफ्थ में, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर theta is equal to cos square alpha is, इसका भी फॉर्मूला ए जो है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर अल्फा का जो भी वैल्यू है यहाँ का, सेम वही वैल्यू cos स्क्वायर का भी होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सेम एज इट इज इसका भी जनरल सोल्यूशन है, cos स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा का। और इतना ही नहीं, tan स्क्वायर का भी सेम ही है। तो एंडिंग के जो 3 फॉर्मूले हैं वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम देंगे नहीं। तो लास्ट वाला लिख लेते हैं, द जनरल solution of tan square theta is equal to tan square alpha is theta is equal to n pi plus or minus alpha where n belongs to integer. So these are the 6 general formulae, और ये जो 6 जनरल फॉर्मूले हैं इसी के ही बेस पे हमको सम सॉल्व करने हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज कॉस अल्फा, tan थीटा इज tan अल्फा, और इन्हीं तीनों टर्म के स्क्वायर वाले पैटर्न। और एंडिंग के जो 3 फॉर्मूले हैं वो तो आप देख रहे हो सेम ही वैल्यू दिए, और ये तीनों के जो वैल्यू है अगर आप देखोगे, ये tan थीटा वाला अगर याद है तो सिर्फ यहाँ पे बीच में माइनस डाल देना है, दैट्स इट, ओके। आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करना है। आफ्टर हैविंग दिस वी विल गो फॉर द एक्सरसाइज, और उसमें देखेंगे कि ये सारे फॉर्मूले किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, ओके। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, and polar coordinate, ये हमारा हेडिंग रहेगा आज का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। अभी समझते हैं कि पोलर क्या होता है, कार्टेशियन क्या होता है। तो कार्टेशियन का मतलब आप लोग ने 10th में जिस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पॉइंट दिया होता था और उस पॉइंट को आप x एंड y एक्सिस पे प्लॉट कर देते, ठीक है। तो जो पॉइंट है रिप्रेजेंट करते थे वो कार्टेशियन फॉर्म में होता था। जैसे 2, 3 है
तो 2 will be on x axis and 3 will be on y axis. तो उससे जो आपको पोजीशन मिलता था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता था, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास इन जनरल एक पॉइंट है x एंड y, अननोन पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ x एंड y एक्सिस पे। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो x एंड y मतलब पॉइंट x विल बी ऑन x एक्सिस एंड पॉइंट y विल बी ऑन y एक्सिस। जैसे कि यहाँ पे x है और यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं y है। अब इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, बराबर। इसको जब हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट होंगे, है ना, दोनों लाइन। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, दैट इज कॉल्ड एज योर, से दैट पॉइंट P, से दैट पॉइंट P x, y। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके, ओरिजिन से लेके यहां तक तुम्हारा x यूनिट है, और ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक तुम्हारा y यूनिट है। अब ये चीज देखो, ये पैरेलल ही है ना, ये देखो ये पैरेलल है। तो अगर वो y यूनिट है तो ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट भी, ये वाला डिस्टेंस भी हमारा y यूनिट ही रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल है। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, समझे ना। ये पैरेलल था y यूनिट, तो एज इट इज यहाँ पे भी आ जाएगा y यूनिट, ओके। तो ये जो पॉइंट मिला है x, y, ये तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। एक्स वाई में जब रहेगा तो ये कार्टेशियन है। तो कार्टेशियन तो हम लोग 10 से ही करते आ रहे हैं, तो यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है। अब ये जो एक नया कंसेप्ट दिया है पोलार कोऑर्डिनेट, ये क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो पोलार कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि हमको एक्स एंड वाई नहीं दिया है, फिर भी मैं इस जगह P पे पहुंच सकता हूं। मतलब इस पॉइंट P पे पहुंचने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ तुमको x एंड y की वैल्यू मालूम होगी तो ही आप पहुंच सकते हो। वहां तक पहुंचने के लिए दूसरा भी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होता है। जो आपका दूसरा इंफॉर्मेशन अभी मैं बताऊंगा, वही तुम्हारा क्या कहलाता है, पोलार कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब वो क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन ये है कि ओरिजिन से ये जो पॉइंट है P, इसके बीच का डिस्टेंस आपको दिया गया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि ये मेरा ओरिजिन है और ये मेरा पॉइंट P x, y है, और मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ओरिजिन से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग एक स्मॉल लेटर r से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r। तो r का मतलब है ओरिजिन से लेके इस पॉइंट P तक के बीच का डिस्टेंस। एक इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो जब भी आप लोग ने लाइन ड्रॉ किया तो आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है आपकी, दिस लाइन मेकिंग सम एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो इनके बीच में कुछ एंगल दिखाई दे रहा हो, समझे? यहाँ पे जिसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। मतलब ये जो आपने ज्वाइन किया OP, इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ तो एंगल फॉर्म किया है, ठीक है।
इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। तो दूसरा इंफॉर्मेशन हमको क्या पता चल गया? इंक्लिनेशन। तो यही दो डेटा की मैं बात कर रहा था। P तक पहुंचने के लिए इसके पहले जो मैंने बताया कि अदर देन एक्स एंड वाई, हमको अगर दो इंफॉर्मेशन ऐसे पता चले तो हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो कौन सा इंफॉर्मेशन था? पहला, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और दूसरा, ये जो लाइन फॉर्म हुई है ओपी को ज्वाइन करने से, इस लाइन का विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगुलर डिस्टेंस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब जिसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। अगर ये दो डेटा अगर हमको पता चल जाए तो हम पी तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आर और थीटा, इसी को हम पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज, कार्टेशियन का मतलब हो गया x, y, एंड पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया r, थीटा। r को हम क्या बोलते हैं? r डिस्टेंस ऑफ ओपी। ओपी, यस। और थीटा का मतलब इंक्लिनेशन मेड बाय द ओपी एंड एक्स पॉजिटिव। या पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली अगर आप ऐसे ही बोल दो इंक्लिनेशन, तो भी काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब थोड़ा डेरिवेशन, ये जो डायग्राम फॉर्म हुआ है, इस डायग्राम के बेस पे हम कुछ डेरिवेशन कर लेते हैं कि जैसे कि पॉइंट आपको एक्स वाई भी दिया है, आर भी आपको पता है क्या है, थीटा भी आपको। अब कुछ डेरिवेशन कर लेते हैं। पहला चीज ये है कि जब आपने ये वाला लाइन जब ड्रॉ किया, एक्सटेंड किया, तो ऑफ कोर्स ये लाइन जब हम एक्सटेंड करते हैं तो वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ही होता है, राइट? तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, और वो ट्रायंगल है OP, और इसको हम लोग बोल देते हैं M, OPM। ठीक है, OPM। इस ट्रायंगल में वन एंगल OMP इज योर 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स निकाल सकते हैं। तो पहला टर्म हम निकालने चल रहे हैं जिसको बोलते हैं साइन थीटा। एंगल थीटा है ना, यहाँ पे साइन ऑफ थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट। अब इस थीटा का अपोजिट क्या है? PM। और उसका हाइपो क्या है? OP। और PM की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे दिख रहा होगा वाई। और OP की वैल्यू कितनी है? आर। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने दिखा दिया y/r। अब एक काम कर लो, ये जो r है आपका, उसको ट्रांसफर कर लो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर इसको हम ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, तो r यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा विथ साइन थीटा, और यहाँ पे लेफ्ट होगा y। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि y की वैल्यू इज नथिंग पर r इंटू साइन थीटा। ओके, सिमिलरली we are going to derive x की वैल्यू with the help of cos। तो आपको पता होगा यहाँ पे कि cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस थीटा का एडजेसेंट है OM OM अपॉन OP। हाइपो है OP।
OM की वैल्यू कितनी दिख रही है? x x X. upon p की वैल्यू r है। अब जैसे हम लोग इसमें साइन थीटा वाले पार्ट में r को इधर ट्रांसफर किए थे, सेम वैसे ही r को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो, तो r यहाँ आ जाएगा लेफ्ट में, r cos थीटा इज इक्वल टू x। तो इससे हमको x की वैल्यू मिल गई, दैट इज r इंटू cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है सबको? yes Yes, sir. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये रहा x एंड y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। अब r की वैल्यू कैसे निकालते हैं? r की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो by using Pythagoras theorem ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सम ऑफ फर्स्ट साइड दैट इज x स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ द सेकेंड साइड दैट इज y स्क्वायर। तो अब इसका रूट ले लो, तो r की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो a मिल गया आपको r की वैल्यू, r मिल गया। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं, थीटा, हमको थीटा भी निकालना है। So you know that theta is nothing but, अब डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं, तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा का हेल्प लेंगे। अब tan थीटा इज द रेशियो ऑफ sin थीटा Sin theta upon cos theta. theta upon cos theta. अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, sin थीटा की वैल्यू है हमारे पास y अपॉन r, y अपॉन r, और cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास, देखो यहाँ पे x अपॉन r, X upon x अपॉन r, ये है आपका tan थीटा। अब आप देख सकते हो कि आर आर कैंसिल हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, राइट, यहाँ का आर कैंसिल कर लो, तो क्या लेफ्ट होगा वहां पे, y upon x Y upon X. तो इससे मिल गया आपको tan थीटा। अब मुझे चाहिए थीटा, तो हम इस tan को ट्रांसफर कर लेते हैं राइट साइड, तो tan राइट साइड जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो ये जो पार्ट है tan इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ y अपॉन x, इसी से आपको इंक्लिनेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? इंक्लिनेशन। तो ये रहा तुम्हारा थीटा। आप लोगों को मैंने कौन कौन सा कंसेप्ट बताया, एक्स वाई कैसे निकालेंगे, अगर आर दिया है और थीटा दिया है, मीन्स पोलर कोऑर्डिनेट दिया है, तो आर थीटा दिया होगा तो आप लोग एक्स एंड वाई, ये जो मैंने यहाँ पे डिराइव किया है इससे निकालोगे। और अगर आर और अगर आपको एक्स एंड वाई दिया है, एक्स एंड वाई, तो आप एक्स एंड वाई को यहाँ पे पुट कर दो, आर एंड थीटा मिल जाएगा, मतलब पोलर। ठीक है, तो पहले केस में आर थीटा दिया होगा, एक्स एंड वाई पूछेगा, मतलब कार्टेशियन पूछेगा। दूसरे केस में एक्स एंड वाई दिया होगा और आपको पोलर कोऑर्डिनेट पूछेगा। ये हो गया। अब इसके बाद एक पॉइंट और है, थीटा निकालते समय
थोड़ा आप लोग स्मार्ट वर्क करोगे, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट कैन बी इन एनी क्वाड्रेंट, पॉइंट हमारा किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे थीटा निकालने के लिए हम लोग अपना बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंगल निकल जाएगा क्योंकि 0 और 90 के बीच में ही रहने वाला है। बट अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हो, अगर आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो ऐसे केस में आपका जो एंगल होगा वो निकलेगा पाई माइनस थीटा के कंसेप्ट से, पाई माइनस थीटा। और अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो आपका एंगल मिलेगा पाई प्लस थीटा। और अगर आप फोर्थ में हो, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। यस, ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये चीज भी मैंने आप लोग को समझा दी। ओके, तो ये रहा तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Done. Good, very good. So now we'll take some example how to convert Cartesian into polar and polar into Cartesian. तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है find polar coordinate if Cartesian coordinate is 1, 1, इसका हमको पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। कार्टेशियन आपको दिया है, ये आपका क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में ना हम लोग रोटेशन करके ना सारे केसेस देख लेते हैं। अब क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है, हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया गया है, पोलर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं जो हमको दिया है। सिंस Cartesian coordinate is equal to 1, 1। तो अब सीधी सी बात है कि इसको हम कंपेयर करेंगे, राइट? किससे? x, y से। कार्टेशियन यही होता है ना, x, y। तो जैसे ही अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 1। एंड y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1। अब एक चीज और, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, x एंड y दोनों वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो सबसे पहले तुम क्या कर लो, ऐसे थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लो इसका कि x एंड y पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कि you are in first quadrant। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? डायरेक्टली टेबल से मिल जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं। पोलर बोला है ना, तो r निकालना होगा। तो r का फॉर्मूला क्या है? r is nothing but root of x square. x square plus y square। x square plus y square। चलो x square plus y square कर दिए। Therefore r की वैल्यू हो जाएगी 1 square plus 1 square। 1 square plus 1 square। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। That is going to √2। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर इज 1।
तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, दैट इज √2। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पॉइंट है 1,1 जो आपका पॉइंट है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, √2 यूनिट के डिस्टेंस पे। इसका ऐसा मीनिंग होता है, ठीक है। √2 के डिस्टेंस पे आपका ये पॉइंट लोकेट है। डन। आफ्टर दिस अब हम आ जाते हैं थीटा के लिए। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स ऑफ y/x। तो y और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू भी है 1। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा +1। अब आपको यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आपका एंगल पहले ही मैंने बता दिया कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो 0 और 90 के बीच में ही मिलेगी। तो अभी आप क्या करोगे, टेबल को रिफर करोगे tan का। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, tan इनवर्स 1 का मीनिंग क्या होता है कि tan का विच एंगल गिव्स अस आंसर एज 1। tan का कौन tan सा 45। 1 देगा, यस 45 डिग्री है ना। और 45 डिग्री जो आप बोल रहे हो 45 5/4 वो फर्स्ट 5/4 क्वाड्रेंट के बीच में ही आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. पहले से ही हमारा कंफर्म था कि भाई जो एंगल आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। हाँ, अब 45 डिग्री मत बोलो, अब उसको रेडियन वर्ड यूज किया करो, ठीक है। 45 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? 5/4 5/4। ये है आपका एंगल, दैट इज इंक्लिनेशन। तो अब हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट इज r की वैल्यू इज r थीटा, यही होता है पोलर। तो r की वैल्यू कितनी है √2 और थीटा की वैल्यू है π/4। तो ये रहा आपका आंसर। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेम एग्जाम्पल, सिर्फ मैं साइन चेंज कर देता हूं और देखते हैं कि उसमें आपका ये जो इंक्लिनेशन है वो क्या होगा, ठीक है। तो आपका ये जो पॉइंट दिया था कार्टेशियन, अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं इसमें, लाइक -1 and 1, ठीक है, तो आपका थीटा चेंज हो जाएगा बट r की वैल्यू वैसे ही होने वाली। लेट्स सी हाउ। तो इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -1 1, सेम स्टेप्स रहेगा। और इसको अगर तुम कंपेयर कर लेते हो x एंड y की वैल्यू, तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, राइट, -1, और y की वैल्यू कितनी होगी 1। r निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, x² + y²। अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -1, -1 यहाँ पे डाल देते हैं, इट इज -1 -1, और y की वैल्यू तो प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इधर आ गया -1 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर करोगे तो भी तो +1 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी +1, तो 1 + 1 इज व्हाट, √2। तो इस केस में भी आपका जो पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज √2 यूनिट। बट यू नो, अकॉर्डिंग टू योर दिस क्वाड्रेंट सिस्टम, x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो माइनस एंड पॉजिटिव, माइनस एंड प्लस, एक कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं,
कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। और सेकंड में हमारा जो एंगल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई माइनस थीटा से। मैंने नोट लिखाया है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आपका ये जो थीटा है वो थीटा यहीं से ही मिलेगा, थीटा मिलेगा यहीं से ही, लेकिन इस थीटा को हम ट्रांसफर करेंगे इधर सेकंड क्वाड्रेंट में, समझे? थीटा ऑलवेज फर्स्ट से ही निकाला जाता है, लेकिन पॉइंट हमारा सेकंड में था, इसलिए इस एंगल को शिफ्ट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो भी थीटा आएगा वो यहाँ पे लगा के आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सो x एंड y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। y की वैल्यू है आपका +1 और x की वैल्यू है आपका -1, और इसको अगर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -1। अब एक सिंपल टेक्निक तुम लोग को समझा देता हूँ। ये जो बेटा माइनस है ना, माइनस को कैसे डिसॉल्व करना है वो मैं समझा रहा हूँ। देखो, अगर ये माइनस है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि tan का विच एंगल गिव्स अस -1। तो और माइनस को मुझे पहले से डिसॉल्व करना है। तो माइनस को अगर डिसॉल्व करना है ना, तो ये जो हमने रफ वर्क किया है पाई माइनस थीटा, तो माइनस को अगर डिसॉल्व करना है ना, तो तुम पहले लिख दो पाई माइनस लिख दिए, माइनस को भूल जाओ। माइनस को कैसे भूला हमने? यहाँ का ए पार्ट लेके, ठीक है। अब माइनस नहीं है ऐसे सोचना है। अब जब माइनस नहीं है वहां पे, तो वहां पे हो गया अब 1। अब बताओ टेबल देख करके कि tan का विच एंगल गिव्स अस 1? 45 सर, पाई बाय 45 बोले तो पाई बाई 4 5/4 है ना। तो हमने एंगल निकालना ना π/4, ये वाला 5/4 अब यही π/4 यहाँ पे रख देना है, इस जगह पे यहाँ पे रख दो, थीटा की जगह पे π/4। समझ गए अभी कैसे करना है? यस सर। अब इसी को फिर से बताओ ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस 3π/4 दैट इज 3π/4। यस, किसी को कुछ डाउट है? बोलो, क्या किसको क्या डाउट है? No, कौन sir. सा? नहीं, कोई अभी पूछा किसी ने कि वो रिपीट करो, कौन सा पॉइंट मुझे रिपीट करना है? जल्दी बोलो। लास्ट सेकंड स्टेप मैंने बोला Yes. यहाँ पे कि ये जो माइनस है, ए माइनस को डिसॉल्व करने के लिए पहले ये पॉइंट लिख दो। ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस हाँ, ए लिख देना। ओके, अब यहाँ से तुम्हारा माइनस हट गया, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 है, ऐसा सोचो कि अब ये देखना है कि tan का विच एंगल इज 1। तो tan का कौन सा एंगल 1 होता है? π/4। यही π/4 आपको यहाँ पे लिखना है। लिख दिया यहाँ पे थीटा की जगह पे π/4, तो हो गया ना पाई माइनस थीटा, जो हमने यहाँ पे लिखा है, दैट इज पाई माइनस π/4। एंड आफ्टर दिस वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी अपॉन 1 होता है, इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन के बाद 3π/4 रेडियन। ओके, अब यही वैल्यू तुम यहाँ पे लिख दो। √2r की वैल्यू है और थीटा की वैल्यू है 3π/4 रेडियन। ठीक है, तो 3π/4 क्यों आया? बिकॉज हमारा जो पॉइंट था वो पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट का है, दैट इज वाई। क्लियर? यस सर। जिसको डाउट था सबको समझ, उसको समझा क्या? यस सर। चलो ठीक है, गुड। आगे बढ़ेंगे अभी। अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि
मेथड सबका वही रहने वाला है, ठीक है। टाइम सेव कर लेते हैं हम लोग। तो उसको सेव करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों x एंड y दोनों को हमने माइनस कर दिया। तो जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने से x एंड y दोनों की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। अब दोनों की वैल्यू अगर नेगेटिव मिलेगी तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव, x एंड y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में मिलता है आपको? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए और थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू निकलता है पाई प्लस थीटा से। पाई प्लस थीटा से। अब यहाँ पे r निकाल लेते हैं। r का फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे सेम ही आएगा सब। यहाँ पे कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, तो इधर आ गया -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दोनों नेगेटिव का स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएंगे। सॉल्व कर दिया, √2 मिल गया। और यहाँ पे फिर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, y की वैल्यू है -1, x की वैल्यू है -1, और दोनों जब डिवाइड होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +1। अब बहुत सारे बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, अरे tan इनवर्स ऑफ 1, सीधा देखते हैं कि tan का विच एंगल इज 1, तो आंसर बोलते हैं थीटा इज π/4। और आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ π/4 लिख करके एग्जाम में चले आते हो, जबकि वो रॉन्ग है। π/4 है जो रॉन्ग लिख के आ रहे हो। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपको पाई प्लस फिर थीटा π/4 लिखना है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा? पाई। तो ये ध्यान में रखना, π/4 लिखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। हम फर्स्ट में नहीं है, हम थर्ड में है, इसलिए पाई प्लस लिखना है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया है कंसेप्ट। आप लोग इससे रिलेटेड जो भी सम है टेक्स्ट बुक के सॉल्व करो। इन द नेक्स्ट लेक्चर we are going to see some rules of trigonometric function. Thank you very much for watching this video.